प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उपस्थित रहे। मोदी ने पार्टी के 45 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को रेखांकित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने संबंध सुधारने पर जोर दिया और भविष्य के द्विपक्षीय कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा का आज सुबह दिल्ली एम्स में निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जमीनी नेता बताते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी चुनाव में हराया था। कानपुर के सरस्वती टॉकीज में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका है। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई गड़बड़ी मिले तो प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूकर पुराने सभी गिले शिकवे मिटा दिए हैं और अब उनका भाजपा में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान पवन सिंह ने कुशवाहा से गले मिलकर पैर छुए, जिससे दोनों के बीच साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चली आ रही नाराजगी खत्म हो गई है। क्या हुआ नई दिल्ली में, आइए जानते हैं। पवन सिंह ने दिल्ली स्थित उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी नेता ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के पैर छुए और आपसी मतभेद दूर किए। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि पवन सिंह भाजपा में ही रहेंगे और एनडीए को मजबूती देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिससे उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। इस वजह से कुशवाहा नाराज थे और इसे सार्वजनिक रूप से जाहिर भी किया था। भाजपा पवन सिंह को पार्टी में पूरी तरह वापस लाने से पहले चाहती थी कि वे उपेंद्र कुशवाहा के साथ संबंध सुधारें। अब संभावना है कि पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा या एनडीए के टिकट पर आरा या किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से सुलह के बाद एनडीए को शाहबाद क्षेत्र में फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूने और सुलह के बाद पवन सिंह की भाजपा में सक्रिय भूमिका का रास्ता लगभग तय हो चुका है, जिससे बिहार चुनावी राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। उधर पवन सिंह ने भाजपा में शामिल होने को लेकर सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने साफ कहा है कि पवन सिंह भाजपा में थे और भाजपा में ही रहेंगे। तावड़े ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह को आशीर्वाद दिया है और वह आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए सक्रियता से काम करेंगे। वे भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। पवन सिंह खुद ने पार्टी में वापसी के संदर्भ में भी अभी विशिष्ट बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी उपेंद्र कुशवाहा से हुई मुलाकात और फैसले को राजनीतिक समीकरणों में सुलह और पुनर्निर्माण माना जा रहा है। इसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 30 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी पवन सिंह की भाजपा में वापसी के पक्ष में बयान दिया है और कहा है कि पवन सिंह को भाजपा में वापस आना चाहिए, क्योंकि चुनाव में उन्हें टिकट देने के बाद उन्हें पार्टी से निराश किया गया था, जिससे वे दुखी थे। अब वे पार्टी के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। इसीलिए पवन सिंह का भाजपा में सक्रिय हिस्सा बनने का रास्ता साफ हो गया है और वे पार्टी के लिए बिहार चुनाव में काम करेंगे। हालांकि उन्होंने खुद सीधे तौर पर कोई विशिष्ट बयान जारी नहीं किया। कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को औपचारिक रूप से आतंकी संगठन घोषित किया है। अब गैंग से जुड़े व्यक्ति या आर्थिक मदद देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। गैंग पर हत्या, वसूली और अन्य संगठित अपराधों के अनेक आरोप हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा युद्ध में शांति की योजना पर सहमति जताई है। यदि हमास ने यह प्रस्ताव नहीं माना तो कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने देश के बाहर बनी फिल्मों पर 100% टैरिफ की घोषणा की है, जिससे भारत सहित अन्य देशों के फिल्म उद्योग पर आर्थिक असर पड़ेगा। दे कॉल हिम ओजी एक स्टाइलिश एक्शन ड्रामा है, जिसमें पवन कल्याण ने एक गैंगस्टर के रूप में दमदार परफॉर्मेंस दी है। फिल्म मुख्य तौर पर उनके स्टारडम और स्वैग पर फोकस करती है, लेकिन स्टोरी और इमोशनल कनेक्ट के मामले में थोड़ी सी कमजोर मानी गई है। ओजस गंभीरा यानी ओजी एक समय मुंबई का सबसे खतरनाक गैंगस्टर था, लेकिन 15 साल पहले वो शहर छोड़कर चला जाता है। कहानी यहीं शुरू होती है जब एक कंटेनर मुंबई आता है, जिसे सत्या दादा
यानी प्रकाश राज छुपाते हैं। उस कंटेनर पर दावा जताने वाले ओमी भाऊ यानी इमरान हाशमी आता है और यहीं से गैंगवार की शुरुआत होती है। ओजी का रिश्ता सत्या दादा के परिवार से गहरा है, क्योंकि उन्होंने याकुजा हमले से सत्या को बचाया था और उनके लिए मुंबई में बंदरगाह बनाने की मदद की थी। लेकिन समय के साथ सत्या और मिराजकर यानी अर्जुन दास के बीच दुश्मनी बढ़ जाती है और ओजी इस गैंगवार में एक बार फिर मुंबई लौटता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सत्या दादा के बेटे की मौत हो जाती है और ओजी उसका बदला लेने के लिए लौटता है। ओजी पुराने स्टाइल में अपने हथियार और एक्शन के साथ मुंबई पहुंचता है। वहां पुलिस और गैंगस्टरों को चुनौती देता है और दुश्मनों का सफाया करता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में ओजी और ओमी भाव की जबरदस्त टक्कर दिखती है, जिसमें ओजी का मास अवतार पूरी तरह सामने आता है और क्लाइमैक्स में अच्छे और बुरे की जंग होती है, जहाँ ओजी जीत जाता है। लेकिन फिल्म के आखिर में असली जंग या सीक्वल की संभावना छोड़ी गई है। फिल्म पूरी तरह से पवन कल्याण के स्टारडम और स्टाइल के इर्द गिर्द घूमती है। हर एक्शन सीन और संवाद में उसका स्वैग नजर आता है। इमरान हाशमी विलन के रोल में इम्प्रेस करते हैं, लेकिन उनका किरदार उतना गहरा नहीं है। कहानी में इमोशनल गहराई और बारीकियों की कमी है। ज्यादातर ट्रैक अधूरी रह जाती है या फार्मूला बेस्ड लगती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर, थमन का संगीत फिल्म को दमदार बनाते हैं, फैंस को पूरी तरह संतुष्ट करते हैं। सेकेंड हाफ थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन एक्शन और स्टाइल इसे ओवरऑल इंटरटेनर बनाते हैं। ओजी यानी ओजस गंभीरा एक समय का कुख्यात गैंगस्टर था, जिसने जापान में एक बड़े नरसंहार के बाद मुंबई में शरण ली थी। 15 साल बाद वो शांति व रिडेम्पशन के लिए अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन सत्या दादा के परिवार पर हमला होने के बाद उसे फिर मुंबई लौटना पड़ता है। ओजी का चरित्र पूरी फिल्म में पुराने खतरनाक अवतार और बदल चुके इंसान के बीच जूझता है और अंत में अपने पुराने ओजी स्वैग के साथ दुश्मनों का सफाया करता है। सत्या दादा एक चालाक बिजनेसमैन है जिसकी ताकत ओजी की वफादारी पर टिकी है। परिवार पर संकट आने के बाद वो ओजी पर भरोसा करते हैं और पूरी कहानी में उनकी प्रोटेक्शन व रिस्टोरेशन के लिए संघर्ष करते हैं। ओमी भाऊ यानी इमरान हाशमी मुख्य विलन है, जिनकी महत्वाकांक्षा कहानी में गैंगवार और खून खराबा लाती है। उसका आर्क ओजी से टक्कर लेने, अपने अंडरवर्ल्ड राज को कायम करने और अंत में ओजी द्वारा मात खाने पर खत्म हो जाता है। मिराजकर अब पॉलिटिशियन बन चुके हैं, लेकिन उनका आर्क अंडरवर्ल्ड से निकलकर डर और चिंता की तरफ जाता है जब ओजी वापस लौटता है। सपोर्टिंग किरदार के रूप में गीता और अर्जुन है। गीता अपने परिवार की रक्षा करती है। उनका किरदार संघर्ष और वफादारी का प्रतीक है। अर्जुन यानी अर्जुन दास गीता का बेटा है। शुरुआत में ओजी के खिलाफ है, लेकिन कहानी के अंत में सच समझ जाता है और रेस्पेक्ट करता है। द कॉल हिम ओजी फैंस के लिए एक विजुअल ट्रीट है। दमदार प्रदर्शन, स्टाइल और एक्शन की भरमार है, लेकिन कहानी में गहराई की कमी है। अगर पवन कल्याण के अभिनय और गैंगस्टर स्टाइल के दीवाने हैं तो फिल्म जरूर पसंद आएगी। फिल्म द कॉल हिम ओजी के मुख्य किरदारों के आर्क्स स्टाइलिश एक्शन, बदला और वफादारी के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन उनमें गहराई की कमी भी महसूस होती है।